हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये तो आपको पता है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है एज वेल एज उसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एंड न्यूमेरिकल्स नहीं करे तो कोई पॉइंट नहीं है उसका, राइट। एंड आपका थ्योरी का पेपर जो होता है उसके अंदर आधे से ज्यादा तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही होता है, तो न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट आई रियली वांट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करो ताकि आपकी कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट। नोट्स तो है ही है, वो तो डाउनलोड करके कभी भी देख लेना। उससे भी पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन्स एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। पूरा मतलब समझना है कि एक एक लाइन में क्या दिया हुआ है, क्या चीज गिवन है, क्या पूछा है, फॉर्मूला यूज्ड, एवरीथिंग। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको भी वैसे ही करना है। सो टू चार्जेस 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमें दो चार्जेस दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट चार्ज की वैल्यू ये है, सेकंड चार्ज की वैल्यू ये है। दोनों कितने डिस्टेंस पे है? 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड सेकंड चार्जेस Q2। ओके, दोनों कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है? 16 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है Q1 उसकी वैल्यू कितनी है? 5 into 10 to the power minus 8 coulombs and what is Q2? Q2 is minus 3 into 10 to the power minus 8 coulombs. Now, at what point or points on the line joining the two charges is the electric potential zero? Now we have to calculate the points जहां पर ये line joining पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जीरो। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर में हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करे थे, बट उसमें हमने कौन से पॉइंट्स कैलकुलेट करे थे जहां पे फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो वो वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था कैलकुलेशन, बट यहाँ पे बहुत ईजी होती है। तभी हमने पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, राइट। तो यहाँ पे ना बेटा देखो, लाइन ज्वाइनिंग ये है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकता है कहीं पे, मान लो मिड पॉइंट नहीं लेना कभी भी। तो यहाँ पे मान लो कि ये पी पॉइंट है यहाँ पे, बट वो पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता है ना। ये भी तो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है, तो कोई पी डैश यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर कोई पॉइंट इधर भी हो सकता है, पी डबल डैश, है ना। तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, पी एंड पी डैश। ओके, तो डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा। सबसे पहले केस वन के लिए डायग्राम बनाते हैं। केस वन का मतलब क्या है कि पी पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो ये हमने बना दिया। दिस इज Q1, दिस इज Q2, ठीक है। यहां पे कोई पी पॉइंट कंसिडर करो जहां पे पोटेंशियल क्या है? जीरो है, ठीक है। सबसे पहले 16 मीटर जो आपका सेंटीमीटर जो आपको डिस्टेंस दिया था उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.16 मीटर आएगा, है ना। 100 से डिवाइड करने पे तो सेंटीमीटर को तो मीटर पे कन्वर्ट करना ही पड़ता है ना। तो मानो कि Q1 से ये P पॉइंट है x डिस्टेंस पे, एंड ये पूरा डिस्टेंस तो कितना है? 0.16 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.16 माइनस x, है ना। ऑब्वियसली अगर ये x है एंड ये पूरा 0.16 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.16 माइनस x। समझ आ गई बात? बस हो गया हमारा काम। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे, ठीक है। दोनों चार्जेस की वजह से जो V आएगा वो दोनों चार्जेस की वजह से आएगा, V1 प्लस V2, है ना। बट पोटेंशियल जो है पी पॉइंट पे वो कितना है? जीरो। हमें वही तो पॉइंट फाइंड करना है ना जिस पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना आ रहा है? जीरो। तो यहाँ पे ये तो जीरो है। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। सो के यहाँ पे Q1 लिख देंगे और यहाँ R1 प्लस के Q2 अपॉन R2। यही होता है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। तो जीरो इज इक्वल टू के को के रहने दो, अभी वो कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट चार्ज कितना था? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन फर्स्ट चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है? x, तो यहाँ पे x ले लेंगे, प्लस के
सेकेंड चार्ज की वैल्यू कितनी थी? गुड, सेकेंड चार्ज की वैल्यू थी हमारी -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो यहाँ पे लिख दो -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस कितना था 0.16 माइनस एक्स। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको इधर लेकर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या फिर मैं लिख ही देती हूँ स्टेप, 0 इज इक्वल टू के, ये एज इट इज 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया के 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये इसको इधर हम लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, so k 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू k 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स। ठीक है, जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल करो, k से k कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 10⁻⁻8 से 10⁻�8 कैंसिल हो रही है और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x इधर जाएगा तो 3x बन जाएगा इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 5 इंटू 0.16 माइनस एक्स, इतना ही बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व करो, 3x इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 और यहाँ पे 8 है ना, 0.80 यही बचेगा माइनस 5x। ठीक है, अब क्या करते हैं, -5x को इधर ले जाओ प्लस 5x बन जाएगा इज इक्वल टू 0.80, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे से, ये कैंसिल हो गया राइट। तो ये कितना बचा 5x प्लस 3x 8x इज इक्वल टू 8 अपॉन 10, 8 से 8 कैंसिल, x कितना हो गया 1 अपॉन 10 मीटर्स में आया है। ठीक है, तो क्योंकि हमें जो एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ था वो कितना दिया था इनके बीच में 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें वो वाला डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया 0, तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये x कब आया है, जब हमने उस P पॉइंट को इन दोनों के बीच में लिया है। ठीक है, अब हम एक और जगह ले सकते हैं, वैसे तो दो जगह ले सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं राइट। तो नेक्स्ट केस जो हम लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं, केस 2, फिर से वही चार्जेस है, Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, अब यहाँ पे P पॉइंट को ले लेते हैं, ऑलराइट। तो इनके बीच का डिस्टेंस तो अभी भी कितना है 0.16 मीटर, एंड अब यहाँ इस Q1 से P पूरा डिस्टेंस लेते हैं हम x। ये मैंने Q2 से क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो हमने प्रीवियस केस कंसिडर किया था ना उसके अंदर भी जो डिस्टेंस था वो हम Q1 से ही ले रहे थे, इसीलिए इट्स बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम Q1 से ही ले डिस्टेंस। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब देखो ये पूरा x है, ये 0.16 है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 0.16। अंडरस्टूड। अब हमको क्या करना है, P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो Vp इज इक्वल टू, फिर से फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज की वजह से आएगा, Vp पे तो 0 ही होगा, इज इक्वल टू k Q1 अपॉन R1 प्लस k Q2 अपॉन R2। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अब 0 इज इक्वल टू k, Q1 की वैल्यू पुट करो 5 इंटू 10⁻⁻8, R1 कितना है x है पूरा का पूरा डिस्टेंस, प्लस k फिर से -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन नेक्स्ट डिस्टेंस कितना है x माइनस 0.6, x माइनस 0.16 है ना। अब फिर से क्या होगा, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बिकम k 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x माइनस 0.16 इज इक्वल टू k 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो, k से k कैंसिल, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल, समझ आ गई बात। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 0.16
डन। तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 0.80। डन। अब क्या करेंगे, ये माइनस का है ना, इसको इधर ले आएंगे, 3x को इधर ले जाएंगे। सो 0.80 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x। ठीक है, 0.80 इज इक्वल टू 2x। इसका ये रिमूव करते हैं डेसिमल, 100 नीचे आएगा, 0 से कैंसिल, ये 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, x यहाँ से 4/10। बट ये मीटर में है, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4/10 इंटू 100, ये क्या आ गया सेंटीमीटर, कैंसिल होके आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको करना था पूरे न्यूमेरिकल में। डन। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रो, यहाँ माइक्रो आएगा, 5 माइक्रोकूलम at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. Okay, so यहाँ पे हमें हेक्सागन दिया है। हेक्सागन मतलब क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे हर साइड पे, मतलब हर वर्टेक्स पे हमको क्या रखा है, एक चार्ज रखा है विच इज 5 माइक्रोकूलम। सो 5 माइक्रोकूलम यहाँ, 5 माइक्रोकूलम यहाँ, इधर हर वर्टेक्स पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। हमको सेंटर पे पोटेंशियल बताना है हर उसकी वजह से, यहाँ सेंटर ओ पे। ठीक है, एक चीज और दे रखी है कि हेक्सागन की साइड कितनी है, ये साइड है 10 सेंटीमीटर। डन। अब सबसे पते की बात क्या है कि ये जो ट्राइंगल बनता है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा है और मुझे ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मुझे यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं के क्यू आर अपॉन वाला फॉर्मूला लगा पाऊंगी पोटेंशियल के लिए। तो बस इसमें यही करते हैं कि जो पोटेंशियल होगा एक चार्ज की वजह से वो कितना होगा के क्यू वन अपॉन आर वन, राइट। बट सारे चार्जेस की वैल्यू सेम है एंड सारे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा ओ पे, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्योंकि हर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, इसीलिए टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए एक का पोटेंशियल निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी नॉट विल बी, वी नॉट इज इक्वल टू 6 के क्यू वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू 6 इंटू के की वैल्यू पुट करो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 मतलब 5 माइक्रो के लिए क्या करते हैं बेटा, 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन, ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको 10 लिखेंगे और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड होगा पर ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 से ये कैंसिल हो गया, बस इसको सॉल्व करो। 6 5 30 इंटू 9 करेंगे, 10 टू द पावर 9 माइनस 6 कितना होगा 3, और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 270 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे 2.7 अगर इसको लिखना है तो यहाँ पे 10 टू द पावर 2 प्लस करनी पड़ेगी 6, और ये क्या हो जाएगा कूलम, नहीं वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल पूछा है। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल सेंटर पे। ठीक है, पोटेंशियल वाले क्वेश्चन जनरली बहुत इजी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस वाले, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये नॉर्मल ऐड हो जाते हैं, बट वहां पे वो वेक्टर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमको यहाँ पे दो चार्जेस दिए बेटा, 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम, एंड ये दोनों चार्जेस 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। आपसे क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। आपको इस पूरे सिस्टम के लिए ना इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है कि कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे सारे पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ आई मेरी बात। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि इन दोनों चार्जेस की वजह से कौन सा एक पॉइंट आएगा जहां पे जीरो पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है, या फिर उसी पॉइंट पे हम क्या बना सकते हैं, इक्वल पोटेंशियल। देखो यहाँ पे ना 2 माइक्रोकूलम के लिए पोटेंशियल है V1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। ठीक है,
और V2 के लिए क्या आएगा, कहीं पे भी कैलकुलेट करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। हमको एक ऐसा प्लेन ढूंढना है, पहले तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल है ना वो पहली बात इक्वल आए और कांस्टेंट आए। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करती हूँ तो इसकी वजह से अलग आएगा और इसकी वजह से अलग आएगा, है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करती हूँ तो इसकी वजह से अलग आएगा और इसकी वजह से अलग पोटेंशियल आएगा। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वजह से अलग आएगा, इसकी वजह से 2 माइक्रोकूलम की वजह से अलग आएगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, जहां पे मिड पॉइंट, जहां पे इसकी वजह से और इसकी वजह से सेम पोटेंशियल आएगा, क्योंकि Q1 एंड Q2 तो सेम है बट और इनके जो चार्जेस जो डिस्टेंस है ना वो भी सेम है, ठीक है, मिड पॉइंट पे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा दोनों की वजह से जीरो, मतलब V1 प्लस V2 जीरो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे KQ1 अपॉन R है, KQ2 अपॉन R है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसिल होके जीरो आ जाएगा, बट आएगा तो सेम ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो इफ दिस इज पॉइंट A, ये पॉइंट B है, तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक प्लेन बनेगा जो ऐसे यहाँ से पास हो रहा होगा, ऐसे करके, ठीक है। इस पॉइंट से जो प्लेन पास हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे जब आप पोटेंशियल, तो क्या आएगा, कांस्टेंट सेम, यहाँ पे भी इनकी वजह से भी कांस्टेंट, जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आ रहा है पोटेंशियल दोनों की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। जरूरी नहीं है कि हम हर चार्ज, अगर यहाँ पे तो 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम दे रखे थे आपको, अगर यहाँ 2 और यहाँ 3 दिया होता तो कोई और डिस्टेंस होता, ठीक है, कोई और जगह होती, सेंटर नहीं होता तब, क्योंकि तब उसकी वजह से जीरो नहीं आ सकता, तब हम कोई और जगह ढूंढते जहां पे दोनों का पोटेंशियल सेम आता एंड वहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाते, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल, ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल, हर पॉइंट पे यहाँ सेम डिस्टेंस है तो सेम पोटेंशियल, इसीलिए ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला क्वेश्चन, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है जो इतना दिमाग लगाना पड़ता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की वजह से क्या होती है, नॉर्मल होती है, तो ऐसे करके यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या होगी, नॉर्मल होगी एंड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होगी, ठीक है। नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये बी पार्ट का आंसर है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बस लर्न कर लेना, इसका आंसर इजी है आंसर, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 4. A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 to the power -7 coulomb distributed uniformly on its surface. तो हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, एक स्फेयर दिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सरफेस पे, यहाँ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है। तो आपको रेडियस कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। देखो पोटेंशियल वाले, अब ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल में पोटेंशियल वाले क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया ना सेकंड चैप्टर में भी। तो इनसाइड द स्फीयर, तो हमको पता है कि इनसाइड, हमेशा इनसाइड द स्फीयर, कोई भी हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो रहती है ना। हमने जब गॉस लॉ किया था तो उसकी एप्लीकेशन में हमने जो स्फेरिकल शेल वाला था उसमें 3 केस पढ़े थे, इनसाइड, ऑन और आउटसाइड। इनसाइड में हमने क्या लिखा था कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे पूछा है जस्ट आउटसाइड। देखो जस्ट आउटसाइड का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, जस्ट आउटसाइड का मतलब यही होगा कि ऑन, ठीक है, इसके जस्ट बाहर ले लो या फिर यही ऑन द स्फेयर ले लो, ठीक है, तो एक ही बात होगी। तो जस्ट आउटसाइड का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बट इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ऑन द स्फेयर वाला फॉर्मूला लगेगा। सो जस्ट आउटसाइड, ऑन द स्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की वैल्यू दे रखी है अपने को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम अपॉन आर रेडियस। रेडियस कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.12 आ जाएगा, सो 0.12 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट पूछा है आपसे एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा, अब ये कौन सा केस बन गया 18 सेंटीमीटर, रेडियस तो 12 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे लाई करेगा पी पॉइंट पे 18 सेंटीमीटर, तो ये तो आउटसाइड द स्फीयर का केस बन गया ना। तो आउटसाइड द स्फीयर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आउटसाइड द स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है हमारा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू फिर से पुट करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन आउटसाइड 18 सेंटीमीटर है ना, सो आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.18 मीटर, तो 0.18 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 4.44 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आंसर देख लेना एक बार। तो ये हमने तीनों केसेस के लिए क्या कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अभी उसकी प्लेट्स के बीच में एयर है ना। कैपेसिटर यही होता है ना कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है एंड उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, तो अभी इनिशियल कंडीशन में क्या है, उनके बीच में एयर है और उसकी कैपेसिटेंस कितनी आई है 8 पिकोफैराड। तो हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, दैट जो कैपेसिटेंस है इनिशियल वाली वो कितनी है बेटा 8 पिकोफैराड। पिको को कितना लिख सकते हैं 10 टू द पावर -12, तो ये 10 की पावर कितना हो गया -12 फैराड। Then what will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half? अब हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है ना इनकी प्लेट्स के बीच में उसको हाफ कर देते हैं। मानो ये प्लेट्स थी कैपेसिटर की, अभी ये डिस्टेंस d था, डन। अब जो न्यू केस आया, ये तो केस नंबर 1 था, अब जो न्यू केस आया केस 2, उसमें हमने डिस्टेंस d डैश को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, डन। and the space between them is filled with a substance of dielectric constant K। अब एयर हटा के हमने क्या करा, डिस्टेंस को पहले तो हाफ किया तो डिस्टेंस इतना हो गया, अब इनके बीच की जो स्पेस थी उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6 से हमने फिल कर दिया, तो K कितना है हमारा 6। तो अब बोला है कि उसकी कैपेसिटेंस बताओ। सबसे पहले कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब जो ये C नॉट था इसका फॉर्मूला क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। बट ये कब होता है, जब उसके बीच में एयर होती है। जब हम एयर को हटा के उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं कंप्लीटली, तो जो कैपेसिटेंस होती है ना न्यू सी, वो क्या हो जाती है के मल्टीप्लाई बाय सी नॉट हो जाती है। मतलब जो इनिशियल कैपेसिटेंस थी ना उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के से, के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। बट अब सी नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो सीधा फॉर्मूला ही लगाएंगे ए, एरिया तो सेम ही रखा एप्सिलॉन नॉट अपॉन जो नया डी डैश आया उसको क्या कर दिया हाफ, डी बाय 2। समझ आई बात, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 2 के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ये जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था इसकी वैल्यू कितनी थी 8 थी, जो क्वेश्चन में हमको गिवन थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, c इज इक्वल टू 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है बेटा 6, और ये तो c नॉट बन गया, सो c इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 पिको फराड। तो ये हमारा नया कैपेसिटेंस होगा। आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो k होता है वो मल्टीप्लीकेशन में आता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे c नॉट पुट नहीं कर देना था 8, है ना। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करके 48 आंसर नहीं निकालना था आपको 2 से और मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी जो क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन,
3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों की कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड है, मतलब इक्वल कैपेसिटेंस है, और उनको कैसे कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऐसे करके। ठीक है, तो ये 9 पिकोफैराड, दिस इज आल्सो 9 पिकोफैराड, और ये भी क्या है, 9 पिकोफैराड। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमसे टोटल कैपेसिटेंस पूछा है, तो बहुत इजी है ये तो हमको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जब सीरीज में कंबाइन होते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है 1/c इक्विवेलेंट, वो क्या होती है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, अगर और होते तो प्लस 1/cn तक कर देते। ठीक है, बस ये कैलकुलेट कर दो फटाफट से। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये सारी इक्वल है ना, तो पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लो आप, ये कितना हो जाएगा 3/c, बट हमको क्या चाहिए, c इक्विवेलेंट चाहिए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, c/3 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी है 9 पिकोफैराड अपॉन 3, तो ये कैंसिल होके 3 आ गया, इट इज 3 पिकोफैराड। तो ये हो गई हमारी क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। अब इस कॉम्बिनेशन को ना 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दो, 120 वोल्ट सप्लाई। तो बोला है कि हर कैपेसिटर के पास कितनी वोल्टेज जाएगी। हमको पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके अंदर चार्ज सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंट होती है, पर हर कैपेसिटर की सेम कैपेसिटेंस है, तो इसके अक्रॉस मान लो कुछ वोल्टेज गई है V, तो V1, तो इसके अक्रॉस भी V1 जाएगी, इसके अक्रॉस भी V1 ही जाएगी। ठीक है, 120 नहीं होगी, 120 पैरेलल में होती, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, बट सेम इसीलिए होगी क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी V1। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब हमको पता है कि जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीन में डिवाइड हो जाएगी, तो टोटल 120 है इज इक्वल टू V1 है, V2 भी कितना है V1, ये भी कितना है V1, तो 120 इज इक्वल टू 3V1। सो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ गई 120 अपॉन 3, 40 वोल्ट्स। तो यही होगा हमारा V2 और यही होगा हमारा V3, 40 वोल्ट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर ये 9 होता, मान लो ये 5 होता, ये 3, कुछ भी अलग कैपेसिटेंस होती, तब यहाँ V1 होता, तब हम इसको अलग उससे कैलकुलेट करते, ये V2 होता और ये V3 होता, बट क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस सेम है इसीलिए सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पिछले वाले में हमको 3 कैपेसिटर्स दिए थे जो सीरीज में कनेक्टेड थे, इसमें 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब ये पैरेलल में है तो 1 कैपेसिटर, गुड, डायग्राम बनाना सीख जाऊंगा तो मेरा भला ही हो जाए। फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर, ठीक है, थर्ड कैपेसिटर। फर्स्ट की कैपेसिटेंस है बेटा 2 पिकोफैराड, देन 3 पिकोफैराड एंड देन 4 पिकोफैराड। ओके, अब हमको क्या बताना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फर्स्ट पार्ट में पूछा है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, पैरेलल में जब होता है ना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारा C इक्विवेलेंट होता है वो तो सिंपल प्लस हो जाता है इनका, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 पिकोफैराड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब हमने इस कॉम्बिनेशन को ना 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे चार्ज पूछा है हर एक कैपेसिटर पे, हमको पता है कि जब चीजें पैरेलल में कनेक्ट होती है तो उनपे वोल्टेज सेम रहती है, तो इसके अक्रॉस भी कितनी वोल्टेज रहेगी 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट। बस चेंज क्या होगा, चार्ज, यहाँ Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा और यहाँ क्या होगा Q3। अगर
दोबारा से सुनना मेरी बात, अगर ये कैपेसिटेंसेस की वैल्यू सेम रहती तो ये चार्ज भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता, जैसे पिछले केस में क्या था, पोटेंशियल इक्वल था, है ना। तो यहाँ पे बट क्योंकि कैपेसिटेंस अलग है तो फिर हमको चार्ज भी अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बी पार्ट में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है कि चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, Q इज इक्वल टू CV, सो Q1 विल बी C1V, Q2 will be C2V and Q3 will be C3V। आपको समझ आ गया कि मैंने VV क्यों लिखा है सब पे, इसलिए लिखा है क्योंकि पैरेलल में जो वो होती है पोटेंशियल सेम रहती है। तो फर्स्ट इज 2 पिको फैराड, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, पिको के लिए 10 की पावर माइनस 12 लिखते हैं, माइक्रो के लिए 10 की पावर माइनस 6 लिखते हैं, इंटू V 100, तो कितना हो गया 2, और इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -10 कूलम चार्ज है ना। सिमिलरली कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, तो या 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम, और ये कितना हो गया 4, बस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। तो ये हमने तीनों चार्जेस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। सो हमको यहाँ पे फिर से एक पैरेलल प्लेट दी गई है ऐसे करके, एंड इस पैरेलल प्लेट का एरिया कितना दिया हुआ है 6 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर, एंड डिस्टेंस कितना दिया प्लेट्स के बीच में 3 mm। तो पहले mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो बहुत आसान है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फॉर्मूलाज आप याद रख लेना। जो कैपेसिटेंस होती है ना C, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। ए एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और डी जो उनके बीच का डिस्टेंस। एरिया की वैल्यू पुट करो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन डी मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो सी कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 फराड आएगा, एंड ये डेसिमल हटा दोगे तो ये बन जाएगा 18 पिको फराड, ठीक है। मतलब यहाँ 10 की पावर माइनस 12 आ जाएगा अगर डेसिमल रिमूव करोगे तो आप, है ना, और 10 की पावर माइनस 12 को क्या लिखते हैं पिको फैराड। डन। सेकंड पार्ट में मतलब नेक्स्ट उसमें क्या पूछा है, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, अब इसको किससे कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज होता है C इंटू वी, चार्ज कैलकुलेट करना है, C आपका 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है, एंड V कितना है 100, तो ये कितना हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम, तो ये हो गया हमारा चार्ज। वेरी गुड, रहने दो, ठीक है। तो ये बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको C वाला और चार्ज वाला, तो आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है तो ध्यान से सुनना। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन अ कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8, मतलब जो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कैपेसिटर 3 mm थिक है ना, उसका डिस्टेंस 3 mm थिक था, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अभी यहाँ पे इस इसके कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर है, अब हम क्या करते हैं इसकी प्लेट्स के बीच में ना डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक जिसकी वैल्यू है K इज इक्वल टू 6। तो अभी तक तो हमने इसमें 100 वोल्ट कनेक्ट कर रखी थी, ठीक है, बट अब ये दो केस दे रहा है कि while the voltage supply remains connected, कि एक बात बताओ कि उसका कैपेसिटर वोल्टेज और चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा अगर इसको अप्लाई रखते हैं, ठीक है। सेकंड, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, तो सेकंड केस में इसको हटा देते हैं, मतलब ये सप्लाई को हटा देंगे हम, तो दो केस बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ए, ठीक है, ए में क्या था, while the voltage supply remains
कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्ट रह रही है या फिर while the voltage supply is disconnected। समझ जाना आप इसको, ये बी पार्ट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है तो उसमें जो वोल्टेज रहती है ना वो तो 100 वोल्ट ही रहती है, वो तो सेम ही रहेगी ऑब्वियसली, वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो तो कनेक्टेड है। जो कैपेसिटेंस होती है ना वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। जो इनिशियल कैपेसिटेंस थी तो के कितना था 6 और इनिशियल कैपेसिटेंस हमारी 18 पिकोफैराड आई थी लास्ट क्वेश्चन में, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 108 पिकोफैराड इंक्रीज हो गई। चार्ज जो होता है ऑब्वियसली अगर सी को फिक्स रखना है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है सीवी, अगर वी को फिक्स रखना है तो ये चेंज हो रहा है तो चार्ज भी चेंज होगा। सो सी कितना है 108 इंटू 10 टू द पावर -12 और वी कितना है 100, तो चार्ज भी चेंज होगा। तो ये कितना हो गया हमारा 108 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम्स, ठीक है। जब सप्लाई हटा दी, अगर सप्लाई हटा दी तो आपको ये याद रखना है कि जो V होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो इनिशियल वोल्टेज थी ना उससे K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो इनिशियल क्या थी 100 अपॉन में K कितना आएगा 6, इसको सॉल्व करके लिख लेना। सेकंड में जो हमारा कैपेसिटी जो हमारा चार्ज होता है वो सेम रहता है, मतलब ये Q नॉट ही रहता है। तो ये कितना था हमारा लास्ट क्वेश्चन में, अगर हम देखें चार्ज हमने कितना कैलकुलेट करा था इनिशियल, ये 18 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, ये इतना ही रहेगा 18 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज होती है। सो ये कितनी, ये तो 108 पिको फैराड हो जाएगी। दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। पहले कैपेसिटर की जो प्लेट थी ना उसके अंदर एयर थी, तो हमने इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करी और हमने चार्ज पिछले क्वेश्चन में। अब उसने बोला कि अब एक काम करते हैं कि इसकी प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं और आपको दो केस देते हैं कि या तो वोल्टेज कनेक्ट है या वोल्टेज कनेक्ट नहीं है। तो अगर वोल्टेज कनेक्ट है तो बताओ कि क्यू सी वी कैसे चेंज हो रहे हैं, एंड अगर वोल्टेज डिसकनेक्टेड है तो बताओ कि क्यू सी वी कैसे चेंज, देख लेना। ऑलराइट, जो वोल्टेज है वो सेम रहती है, जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, चार्ज चेंज हो जाता है। जब हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी तो वोल्टेज के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, चार्ज सेम रहता है और जो कैपेसिटेंस होती है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है बेटा, अ 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको जो कैपेसिटर दिया उसकी कैपेसिटेंस 12 पिकोफैराड है, विच इज 12 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया है आपको 50 वोल्ट्स, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यू पूछा है आपसे, तो यू का फॉर्मूला क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, बस इसको पुट करो। हाफ सी की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है, एंड वी कितना है 50 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल्स। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का। अ 600 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। सबसे पहले हमको ये बोला गया है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 600 पिको फैराड और उसको चार्ज कर दिया हमने एक पोटेंशियल से 200 वोल्ट का सप्लाई, ठीक है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, फिर इस कैपेसिटर को इस सप्लाई से निकाला गया, हटाया गया, डिस्कनेक्ट किया गया, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दिया 600 पिको फैराड का जो अनचार्ज कैपेसिटर था उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे V2 कितना होगा, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो अनचार्ज है ना। इस पे इसको पहले 200 वोल्ट से कनेक्ट करा गया, फिर क्या किया इसको इस 200 ये कुछ चार्ज हो गया कुछ टाइम तक, फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया इस सप्लाई से और इसको 600 पिकोफैराड के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि अनचार्ज था। तो आपसे पूछा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो पहले तो जब दोनों को कनेक्ट किया तो इनकी जो नेट पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट पोटेंशियल मतलब इनका जो टोटल पोटेंशियल V आएगा वो क्या होगा C1 V1 अपॉन C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पे C1 कितना है 600
पिको मतलब 10 की पावर माइनस 12 एंड V1 कितना है बेटा 200, V2 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे C1 एंड C2 कितना आएगा 1200, 600 प्लस 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 क्योंकि पिको फराड है। अब ये 10 की पावर माइनस 12 से ये कैंसिल हो गया, दो जीरो कैंसिल, ठीक है, 12 से कैंसिल 1 आ जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर 100, तो V कितना आ गया 100 वोल्ट्स। मतलब जो इनका जब हमने C1 और C2 को कनेक्ट किया तो टोटल पोटेंशियल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो कितना आया 100 वोल्ट्स। अब आपसे पूछा है कि लॉस इन द एनर्जी, लॉस इन द एनर्जी के लिए हमको पहले इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और फाइनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उन दोनों को माइनस करके उनका लॉस निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी आएगी, इनिशियल एनर्जी दो कैपेसिटर्स हैं, है ना, इनिशियली, तो इनिशियल एनर्जी यू आई दोनों की वजह से आएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, बट V2 तो जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा टर्म, और ये कितना आएगा हाफ C1 इज 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 एंड व्हाट इज V1 200 उसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो इसको यहाँ से, यू आई विल बी 300 हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और ये 4 इंटू 10 की पावर 4, तो कितना आ गया बेटा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल्स। ये इसकी इनिशियल एनर्जी आ गई। फाइनल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी यू एफ कितनी होगी हाफ। अब फाइनली जो C1 है उस पे भी V वोल्टेज है और जो C2 है उस पे भी क्या है V वोल्टेज है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू हाफ V कॉमन ले लो, V स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है, सो हाफ V तो 100 है, 100 का स्क्वायर, C1 प्लस C2 1200, पिको के लिए 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डन। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 600, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और 4 यहाँ से आएगी, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल्स। तो एनर्जी लॉस में कितना होगा, एनर्जी लॉस हो रही है ना, तो मतलब इनिशियल एनर्जी ग्रेटर थी और फाइनल वाली छोटी थी, तो इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि लॉस हो रही है, गेन होता तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते, तो इनिशियल कितनी आई है आपकी 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल्स माइनस फाइनल 10, ये दोनों को माइनस करोगे 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट वाइज। तो पूरे 11 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जितने आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में दिए हैं। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।